Hello, friends. How are you? I hope you all are well. And in this lecture, I will discuss how British thinkers encourage the scope of sociology or helps in the scope of sociology. अब यहाँ हम ब्रिटिश थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ब्रिटिश थिंकर्स के बारे में कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में सोशोलॉजी का स्कोप कैसे बढ़ा, कैसे ब्रिटेन की सोशोलॉजिस्ट ने सोशोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कैसे कैसे पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो इस सोशोलॉजी के स्कोप को कैसे बढ़ाया। तो ब्रिटेन में एक हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर थे हर्बर्ट स्पेंसर। अप्रॉक्सीमेटली 1820 से 1903 तक का इनका टाइम है और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम की थ्योरी जो कि चार्ल्स डार्विन की थी, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर के इसको सोसाइटी पर लागू किया। जैसे चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दिया था। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी थी क्या। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का मतलब ये है कि वही स्पीशीज़ सर्वाइव करेगा जो कि बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ कोप अप कर पाएगा, मतलब बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करेगा, खुद को मॉडिफाई करेगा, तो वही स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाएगा। अब ये बात भी सही है, जैसे जुरासिक एज में माना जाता है कि डायनासोर्स रहते थे और वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो क्योंकि जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, इवॉल्व नहीं किया, तो इसीलिए वो स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यही थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने बायोलॉजी पे, सोशलॉजी पे और साइकोलॉजी और मोरालिटी इन सब पे लागू कर दिया। अब इसमें एक थ्योरी है सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो एवोल्यूशन होता है ये कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग प्रिमिटिव एज में हुआ करते थे, हमारे पूर्वज, कहा जाता है कि वो बंदर थे, फिर धीरे 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 इवॉल्व होते होते आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम पहले से बेटर सोसाइटी हो गए हैं, पहले से अब सोसाइटी बेटर हो गए हैं। तो यही चीज़ हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो डार्विन ने प्रिंसिपल दिया था, उनके प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर ये थ्योरी इन्होंने सोशलॉजी पे, बायोलॉजी पे, साइकोलॉजी पे और मोरालिटी पे अप्लाई कर दिया। तो इनका कहने का मतलब ये था कि सोसाइटी भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, क्योंकि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे फ्यूडल सोसाइटी, फिर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते आज हम इस एज में आ गए हैं। तो प्रिमिटिव मतलब कि जो सोसाइटी का नॉलेज होता है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि सोसाइटी जब धीरे धीरे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा, तो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्व करती जाएगी। जैसे पहले क्या था कि लोग पत्थर्स को रब करके आग बनाते थे, तो अब देखिए अब तो लाइटर वगैरह आ गए हैं। कितना इसके बीच में सोचिए कितना प्रोसेस से इवॉल्व हुआ होगा। तो उसी सेम थ्योरी, यही सेम थ्योरी इन्होंने सोसाइटी पर भी लागू कर दिया। अब ये जो सोशल डार्विनिज्म है का मतलब ये है कि अगर जो स्पीशीज़ हाईली इवॉल्व्ड रहेगी, मतलब खूब अच्छी से मतलब एकदम बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, ये समझ लीजिए, मतलब कि खुद को इतना अच्छा एडवांस कर लेगी ऐसी सोसाइटी, तो वो सब पे राज करेगी। जो ये स्पेंसर थे 1850 के अबाउट ये लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे 1850 के टाइम पे ब्रिटिशर्स का जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि इंडिया को अच्छे से कॉलोनाइज्ड कर चुका था। इंडिया बहुत कॉलोनाइजेशन के उस दौर में फंस चुका था,
तो उस टाइम पे ये ब्रिटिश हर्बर्ट स्पेंसर लिखते हैं। तो इसका मतलब, इनका मतलब ये था कि जो भी स्पीसीज खुद को अपने से इवॉल्व कर लेगी, खूब बहुत ही अच्छे से एडवांस रहेगी, वो डोमिनेंट रहेगी, और वो जो इवॉल्व नहीं कर पाएगी उसको दबा देगी, उसको सुप्रेस कर देगी। तो अब जैसे कि इन्होंने ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, तो ये बोला कि हाँ ब्रिटेन तो हर जगह कॉलोनी बनाएगा ही, क्योंकि हम इतने एडवांस जो है और हम और सब सोसाइटीज़ को दबाते जाएंगे। तो ये बात इनकी बहुत ही एकेडमिशियन को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, जिसकी वजह से इनको ये बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और इन्होंने एक और बात बताई, नेक्स्ट दिया ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी मतलब कि किसी भी चीज़ को आप एनालाइज कैसे करेंगे। जैसे अब बॉडी में क्या है, बॉडी में सेल है, और सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज़ के ग्रुप से क्या बनेगा, ऑर्गन बन जाएगा ना। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन ऑर्गन के ग्रुप से क्या बन जाएगा, पूरा ह्यूमन बन जाएगा। उसी सेम सीक्वेंस में, ये जो सेम सीक्वेंस चल रहा है, इसी सेम सीक्वेंस में हमारी सोसाइटी भी बनती है। कैसे, अब देखिए ये इंडिविजुअल फैमिली में बिलोंग करता है। फैमिली के कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोई एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई किसी का लिंग्विस्टिक है, कुछ मतलब कोई कम्युनिटी से बिलोंग, अलग से कम्युनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, किसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। और वो ग्रुप अलग अलग तरह के ग्रुप मिला के क्या बन जाएंगे, सोसाइटी। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको एनालाइज करना है सोसाइटी को, तो आप ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी से की तरह से आप इसको एनालाइज करते चलिए। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको जो है मतलब सोशलॉजिस्ट के लिस्ट में नहीं रखा गया, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग, आज भी इनको बहुत सारे लोग मतलब पसंद नहीं करते हैं एकेडमिशियन, क्योंकि इनका ये जो सोशल डार्विनिज्म नाम की थ्योरी इन्होंने दे दी, इसकी वजह से इन्हें बहुत ही नकारा जाता है। वैसे ये कभी स्कूल नहीं गए, ये सिर्फ 10-15 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी पुस्तक बनाऊंगा, एक ऐसे 10-15 टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट कर लिया और सोचा कि ऐसी पुस्तक बनाऊंगा कि उस पुस्तक में सारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर आप किसी ऑर्गन के बारे में पढ़ने जाएंगे या फिर किसी एनवायरनमेंट की चीज़ों के बारे में पढ़ने जाएंगे, तो उसी वो बुक उठाएंगे और वही बुक में सब कुछ रहेगा। तो ये वैसे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बट इनके इस थ्योरी की वजह से, सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी की वजह से इन्हें बहुत ही नकारा गया। तो हम क्या देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशलॉजी के स्कोप में क्या किया कि बोला कि सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, बेटर की तरफ जाती है, और सोशल डार्विनिज्म मतलब जो सोसाइटी बेटर होगी, जो सोसाइटी बेस्ट होगी, जो इवॉल्व रहेगी, जो एडवांस रहेगी, वो ही राज करेगी। वैसा मानो दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। यूरोप या डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं आज के एरा में WTO और WHO इन सब के मतलब इन सब के थ्रू जो है कितना डेवलपिंग कंट्रीज़ पे वो अधिकार जताता है, मतलब कि अपनी मतलब ऐसा कहा गया है कि जो ये WTO वगैरह हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करती हैं, उनके ट्रेड्स को ज़्यादा फेवर करती हैं, तो ऐसा कहा भी गया है। और कहीं ना कहीं इनकी बात सच भी है, बट इनकी बात को बहुत ही मतलब कि क्रिटिकल नज़र से देखा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं थॉमस बॉटमोर। ये पैदा तो बर्मा में हुए थे, बट ये बाद में शिफ्ट हो गए थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जा कर के इन्होंने मार्क्सिस्ट थॉट पर स्टडी किया और अप्लाई कहाँ किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि मार्क्सिस्ट थॉट मतलब कि रिवोल्यूशनरी थॉट, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि थॉमस बॉटमोर का टाइम था 1929 से 1992 तक का, तो इस बीच अप्रॉक्सीमेटली 1950s 60s के में ये लिख रहे थे, और
1950-60s और 35 मतलब ऐसे ही लिख रहे थे। और इन्होंने उस टाइम एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड में कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के इलाइट्स रहते हैं। इलाइट्स मतलब जो अमीर ग्रुप होते हैं, कुलीन ग्रुप होते हैं, कैसे किस तरह से अलग अलग तरह के इलाइट्स रहते हैं। और इन्होंने जैसे बताया कि कैसे इलाइट्स अपनी विचारधारा को थोप रहे हैं, मतलब कि कैसे इलाइट्स जो है रूल कर रहे हैं और और सब लोग सुप्रेस हो रहे हैं, लेबर सुप्रेस हो रहे हैं। जैसे इसमें एक कॉन्स्पिरेसी आप एक उस टाइम जैसे 1935 के मतलब कि अप्रॉक्सीमेट उसी टाइम पे कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। तो वो उसमें कुछ लोग ऐसे सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे। सरकार के खिलाफ बातें करना वाला सिस्टम क्या आ गया, मार्क्सिज्म थॉट आ गया। तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आप सोचिए कि ब्रिटेन उस टाइम तो 1935 और 30 मतलब 30s में तो था ही, इंडिया को कॉलोनाइज ही किया हुआ था उस टाइम भी। तो उस टाइम ये टीबी बॉटमोर ये जो है वहाँ पे रह करके ऐसे आइडियाज़ को मतलब स्टडी कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इन्होंने मार्क्सिस्ट थॉट को डेवलपिंग वर्ड्स पे अप्लाई किया। अभी तक क्या था कि जितने भी साइंटिस्ट थे मार्क्सिज्म थॉट को सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड वर्ल्ड में ही अप्लाई किए हुए थे, फ्रांस इन सब में अप्लाई किए हुए थे। तो मतलब कि यूरोप में ही अप्लाई किया था। इन्होंने इधर फोकस डाला डेवलपिंग वर्ल्ड पे कि कैसे डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है मार्क्सिस्ट थॉट अप्लाई हो सकता है। क्योंकि अब आज भी एरा में देखते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट लोग हैं तो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है हमारा लेबर, जब उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती। तरह तरह के लेबर फॉर्म्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो उतना पूरी उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो ये वेरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। उस टाइम इन्होंने ये मार्क्सिस्ट थॉट को फोकस किया था। ओके, अब हम माइकल मैन के पास आ जाते हैं। ये माइकल मैन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1971 में मतलब के हैं और इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 80s के अराउंड है। तो इनका 1971 में इनका जन्म हुआ था। तो ये हैं ब्रिटेन में पैदा हुए थे। तो इन्होंने ग्रैंड थ्योरी ऑफ पावर दिया। अब पावर मतलब तरह तरह के लोग पावर की थ्योरी दे रहे थे कि जैसे मार्क्स कुछ दे रहे थे थ्योरी, वेबर कुछ थ्योरी दे रहे थे। सब लोग अलग अलग थ्योरी की दे रहे थे पावर्स की। पावर होता क्या है, कैसे पावर एक्सरसाइज किया जाता है, हम आगे के चैप्टरों में दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है आगे पावर के बारे में पढ़ना ही है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बस ये जो अभी हम शुरुआती के लेक्चर्स में ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो इसमें माइकल मैन जो हैं वो अभी भी हैं, जिंदा हैं, अभी भी वर्क करते हैं। तो ग्रैंड थ्योरी इन्होंने दिया पावर की। ओके, अब हम एंटोनी गिडेंस पे आ जाते हैं। एंटोनी गिडेंस ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन दिया। इन्होंने बताया कि जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअली होता क्या है। ये इन्होंने बोला कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे ये क्रिएट हुआ। जैसे मान लीजिए फैमिली है, तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट हुआ ये हमें जानना है। और कैसे ये आज फैमिली है, पहले हज़ारों साल भी फैमिली क्या होती थी, अगर नहीं होती थी या होती थी तो अगर होती थी तो कैसे रिप्रोड्यूस होती है, मतलब कैसे ये सिस्टम, ये जो सोशल सिस्टम है ये कैसे बढ़ता चला आ रहा है, इसके बारे में हमें एनालाइज करना है। जैसे रिलीजन, जैसे दोस्तों रिलीजन होता है, तो इनका कहना है कि अगर आज रिलीजन है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो क्या हज़ारों साल पहले भी रिलीजन एग्जिस्ट करता था। और इसके जो एजेंट हैं, इसमें जो वर्क है, मतलब जो रिलीजन में डिफरेंट रिलीजन में रहते हैं, तो उनका रिलीजन से क्या
क्या संबंध है। तो ये चीज़ बोलते हैं कि इसको हमें एनालाइज करना है कि ये जो सोशल सिस्टम है, फैमिली चाहे हुआ, चाहे रिलीजन हुआ, चाहे किनशिप हुआ, किनशिप मतलब होता है कि हमारे आसपास के रिश्तेदार। ओके। और हाँ, अब ये इन्होंने ये कहा है कि हमें किसी को प्राइवेसी मतलब कि प्राइमेसी नहीं देनी है कि जैसे फैमिली है, फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये मेंबर्स को ये एजेंट कहते हैं, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें मेंबर्स हैं, एजेंट हैं, ठीक है। ये नहीं देना है कि हमें ये देखना है कि इन एजेंट्स का फैमिली पे क्या असर होता है। जैसे कि किसी फैमिली में अलग अलग तरह मतलब कि दादा या हस्बैंड वाइफ या बच्चे रहते हैं, तो उस फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है, क्या यही फैमिली है। कहीं कहीं पर भी कहीं कहीं पे केवल फीमेल ही रहती हैं, जो बच्चों को पालती हैं, उनके लिए बस उतना ही फैमिली है, या फिर अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की फैमिली है। तो ये बोलते हैं कि हमें जो ये समाज में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, हमें इस समाज के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना है, देखना है, तभी हम इसके पीछे की सोशलॉजी समझ पाएंगे कि ये एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे किया। क्या ये हज़ारों साल पहले भी फैमिली ऐसे थी? पहले जब वैसे माना जाता है, एक धारणा है कि जब हज़ारों साल पहले फैमिली नहीं थी, जब प्रॉपर्टी का बात आई कि प्रॉपर्टी भी रखना है एक जैसे पहले के वंडरर्स लोग थे, तो वो अलग अलग जगह घूमते थे, उनको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब एक बात है कि ये इतनी प्रॉपर्टी है, गाय भैंस या कुछ भी जो उस टाइम पाल लेते थे, तो तब जाकर के माना जाता है कि फैमिली का स्ट्रक्चर तब दिमाग में आया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ब्रिटेन में कैसे स्कोप को बढ़ा, मतलब इसको बढ़ा सोशलॉजी का। ये और हर्बर्ट स्पेंसर ने काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प किया, और थॉमस बॉटमोर और माइकल मैन, इन सब ने थ्योरी दी। ओके। और दोस्तों, मेरा ये लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो ट्राई किया है कि आपको समझ में आए, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से बोलेंगे तो मैं फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि मैं अगले वीडियो में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।